हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग महाराष्ट्र भाषा विवाद के पीछे के कारण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है और महाराष्ट्र भाषा विवाद के जो ये विवाद चल रहा है उसका समाधान क्या हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र भाषा विवाद के पीछे का न्यूज थोड़ा सा देखते हैं। महाराष्ट्र भाषा विवाद में जो न्यूज निकल कर आ रहा है वो इस प्रकार से है कि महाराष्ट्र के थाने में जो हिंदी भाषी व्यापारी है उस पर हमला किया गया है, उसके साथ मारपीट किया गया है एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा। जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से न्यूज में देख रहे होंगे कि जो महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में खास करके जो हिंदी भाषी लोग हैं उसके साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन जो हाल में जिसके कारण से भाषा विवाद फिर से उत्पन्न हो गया है वो इस बयान के बाद शुरू हुआ था। मराठी भाषा को लेकर ताजा विवाद इस साल मार्च में शुरू हुआ जब आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की एक भाषा नहीं है और यह जरूरी नहीं है कि मुंबई आने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखना पड़े। इस बयान पर महाविकास अघाड़ी के दल जो है बिफर गए थे और साथ में यह विवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 में सरकार जो है महाराष्ट्र में लागू करने को चाहा तो यह भाषा विवाद जो है पुनः एक बार जो है उभर कर सामने आ गया। और यह भाषा विवाद इस प्रकार से उभर कर आया है कि लोगों के साथ मारपीट, जो हिंदी भाषी लोग हैं उसके साथ मारपीट महाराष्ट्र के या फिर मुंबई के शहरों में देखने को आमतौर पर मिलने लगा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो महाराष्ट्र भाषा विवाद है उसके पीछे के जो मूल कारण रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको लागू किया जाना था 2025 में, इसको लेकर जो है भाषा विवाद देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या था जिसके कारण से यह सारा विवाद होना आरंभ हुआ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है 3 लैंग्वेज सिखाने की बात कहा गया, जिसमें कि प्रथम क्लास से और 5वीं क्लास के बच्चों को 3 लैंग्वेज जो है अनिवार्य कर दिया जाता है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसमें होता क्या है कि पहला लैंग्वेज तो कोई भी क्षेत्रीय भाषा वहां का, जैसे कि हम महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें तो वहां पर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा तो सबसे पहले जो बच्चा है उसको चुनने का अधिकार होगा। भाषा तीन भाषा वो चुन सकता है, जिसमें कि पहला भाषा होगा कोई क्षेत्रीय भाषा, दूसरा भाषा जो है हिंदी अनिवार्य कर दिया गया और तीसरा भाषा जो है इंग्लिश। ये जो है 3 भाषा वो चुन सकता है, जिसमें कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी वो लड़का जो है या बच्चा जो है चुन सकता है। इसमें हिंदी लाने की जो बात कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, यही सारे विवादों का मूल जड़ समझा जाता है या फिर है भी। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी राज्य में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। 3 भाषाओं का जो फॉर्मूला है इसके पीछे का इतिहास भी रहा है। उस इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से जो है 3 लैंग्वेज का जो बात कहा गया है कि सभी लोगों को या फिर बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि भारतीय समाज में एकता बढ़े। क्योंकि यदि कोई क्षेत्रीय भाषा बोलता है किसी राज्य में, साथ में हिंदी पढ़ता है और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश पढ़ता है, इससे होगा क्या कि बच्चा जो पढ़कर बाहर जब निकलेगा स्कूल से या कॉलेज से तो एक संपूर्ण नागरिक बनकर निकलेगा, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा में भी माहिर रहेगा। साथ में उत्तर भारत जैसे जगहों पर या भारत के किसी कोने पर जाने के लिए हिंदी भाषा का जरूरत पड़ेगा तो वहां पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। साथ में इंडिया में भी जिस जगह पर हिंदी नहीं बोला जाता है वहां पर अंग्रेजी में संवाद को पूरा किया जा सकता है और साथ में विदेश जाने पर भी जो है अंग्रेजी भाषा उसको मदद करेगा। तो इस प्रकार से भारत के एकता और शिक्षा में काफी योगदान दे सकता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के पीछे भी कुछ इतिहास रहा है। पहले हम लोग उस इतिहास को देखते हैं। इतिहास इस प्रकार से रहा है कि 3 भाषा फॉर्मूला सबसे पहले शिक्षा आयोग 1964 और 66 के दौरान जो है लागू किया था। इसे पहले आधिकारिक तौर पर जो है कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता था। इसी 3 भाषा फॉर्मूला को कोठारी आयोग कहा जाता था उस वक्त, और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में भी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 में त्रिभाषा फॉर्मूला की दोबारा पुष्टि की गई थी। उसके बाद जो 1992 में नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार ने भाषीय विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इसमें संशोधन किया गया। इस फॉर्मूला में 3 भाषाएं को शामिल किया गया था और उसमें जो है मातृभाषा था या फिर क्षेत्रीय भाषा जिसको कहते हैं, साथ में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी
और भी कोई आधिकारिक भाषा, और साथ में एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा। तो जो पुराना में चल रहा था इतिहास में 3 लैंग्वेज का पॉलिसी, उसमें कुछ बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर मिलेगा। अभी मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा के अलावा जो है आधिकारिक भाषा अंग्रेजी जो कि अभी भी है, लेकिन यहां पर एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा, यहां पर यूरोपीय भाषा चुनने का अधिकार उस वक्त था। लेकिन अब जो है एक यूरोपीय भाषा के जगह पर क्षेत्रीय भाषा, एक हिंदी भाषा होना चाहिए और एक अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। तो कंपलसरी हिंदी को किया जा रहा है, इसीलिए किसी तमिलनाडु और महाराष्ट्र में यह हमेशा देखने को मिलता है। हालांकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पहले तो सिखाया जाता है एक प्रकार के क्षेत्रीय भाषा वहां का और अंग्रेजी, साथ में 5वीं क्लास के बाद जो है वहां पर हिंदी सिखाया जाता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 5वीं कक्षा के बाद महाराष्ट्र में हिंदी सिखाया जाता था उसे प्रथम क्लास से कर दिया गया है। इसी बात को लेकर जो है महाराष्ट्र में भाषाओं का एक प्रकार से विवाद हमेशा बना हुआ रहता है। महाराष्ट्र खास करके मुंबई में हिंदी भाषियों के साथ में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की घटना को आम कर दिया गया था। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम इस लैंग्वेज पॉलिसी को, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, उसको फिलहाल जो है बंद करने की घोषणा किया गया है। साथ में जो विपक्षी पार्टी है वो आरोप लगाया कि सरकार हिंदी को मराठी भाषा के ऊपर थोपना चाहता है, महाराष्ट्रियों पर जो है यह भाषा थोपना चाहता है। हालांकि जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्रीय भाषा भी मजबूत होगा, हिंदी भी मजबूत होगा और अंग्रेजी भी साथ साथ में मजबूत होगा, जिससे कि वो व्यक्ति जब कहीं जाए तो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम ना होगा। लेकिन विपक्षी पार्टी जो महाराष्ट्र का है उसका कहना है कि हिंदी भाषा को मराठी भाषा के ऊपर, मराठियों के ऊपर जो है थोपने का काम कर रही है सरकार। इसके अलावा जो है इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के सीएम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी था उसको तत्काल जो है निरस्त करने का घोषणा किया है। तो चलिए हम लोग यह देख लेते हैं कि पूरे भारत में कौन सा भाषा सबसे अधिक बोला जाता है और मराठी बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत क्या है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों की संख्या क्या है, और हम यह देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है इसको कैसे धीरे धीरे करके सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है। और साथ में हम यह देख लेंगे किस प्रकार से महाराष्ट्र के जो भाषा विवाद बना हुआ है यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है, इससे कोई वहां के विद्यार्थियों या वहां के लोगों पर जो है हिंदी थोपने की जैसा कोई बात नहीं रहा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं बातों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सेंसस 2011 हुआ था उसके अनुसार से हिंदी बोलने वालों की संख्या 43.63% है और बांग्ला बोलने वालों की संख्या 8.3% है। इसके अलावा मराठी बोलने वालों की संख्या जो है 7.09% है। इसके बाद आता है तेलुगु, तमिल और गुजराती बोलने वालों की संख्या आता है। तो हम देख सकते हैं पूरे भारत में जो मराठी बोलने वालों की संख्या है वो 3 नंबर पर आता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार ही महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों की संख्या है 68.9% और हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब जो है 11% है प्रतिशत। लेकिन धीरे धीरे हिंदी बोलने वालों की संख्या अब बढ़ते जा रहा है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बढ़ते जा रहा है महाराष्ट्र में, और धीरे धीरे मराठी बोलने वालों की संख्या जो है घटते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऐसा देखते हुए वहां का जो राजनीतिक पार्टियां होता है वो चिंता व्यक्त करता है और साथ में सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाने को लेकर जो है हमेशा सशक्त रहता है। तो चलिए हम लोग यह देख लेते हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में भाषा विवाद का एक इतिहास रहा है और इसके विवाद का जड़ कहां है आपको इतिहास में ही जाकर मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा उस बिंदु को भी टच करते हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में 1956 से 60 के बीच संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट यानी कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का आगाज किया गया था, शुरू किया गया था। इस आंदोलन में सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में जो है करीब मराठी भाषा और पहचान को आधार बनाकर महाराष्ट्र राज्य की मांग हुआ था। उसी वक्त इस आंदोलन में करीब 107 लोग मारे गए थे और यही वो वक्त था जब भाषा को राजनीतिक पहचान ले लिया था। और उसी वक्त से जो है जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ 1960 ईस्वी में, तब से लेकर आज तक जो है मराठी भाषा को लेकर वहां के लोग, वहां के नेता जो है काफी संवेदनशील होते हैं। जब भी कोई दूसरा भाषा वहां लाने की कोशिश होता है तो वहां के राजनीतिक पार्टियां और जो लोग हैं पूरे तरह से विफर जाते हैं और आंदोलन करना जो है आरंभ कर देता है। 1960 में जब महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ उसी समय शिवसेना राजनीतिक पार्टी का भी गठन हुआ था और इन पार्टियों का कहना है कि महाराष्ट्र के लोगों को उसका हक दिलाना, उसके भाषा जो है मजबूत करना, उन लोगों का संस्कृति बचा के रखने का जो एक मुहिम है वो उसी वक्त से चलाते हुए आ रहा है।
साथ में 1960 में ही महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में मुंबई को लेकर भी जो है एक विवाद बना था। इसी काल में महाराष्ट्र में खास कर दक्षिण भारतीयों के प्रति भेदभाव किया गया भाषा के आधार पर। इसके बाद धीरे धीरे उत्तर भारतीयों के तरफ भी जो है यह भेदभाव होना आरंभ हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी को लेकर एक आंदोलन हुआ था जिसको हम कहते हैं संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, और वहां से लेकर अब तक जो है वो लोग मराठी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ था तो वहां पर बसे दक्षिण भारतीयों को बाहर करना आरंभ कर दिए थे महाराष्ट्री लोग, और साथ में जो है मराठी न बोलने पर दक्षिण भारतीयों के साथ में भेदभाव किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर भारतीयों के साथ में जो हिंदी बोला करता था या उर्दू, ऐसे लैंग्वेज बोलने वालों के साथ में भी जो है भेदभाव करना आरंभ कर चुके थे। साथ ही हम लोग यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के मुंबई में मराठी बनाम हिंदी देखने को मिल जाता है आसानी से। तो यह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि 2021 की जनगणना के अनुमान के अनुसार से जो है मुंबई में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं, और मराठी भाषा जो है घटकर 35 से 38% हो गया है। जबकि अभी हम तुरंत देखे थे कि महाराष्ट्र में करीब 68.9% जो लोग जो है वो मराठी बोलते हैं, लेकिन मुंबई में खास करके जो है उसकी संख्या जो है 35 से 38% के आसपास है। हिंदी, उर्दू और खास करके भोजपुरी बोलने वालों की संख्या जो है 40% हो गया है। इसको लेकर ही राजनीतिक जो है गरमा जाता है, क्योंकि एक बड़े शहर में जो है हिंदी भाषी लोगों का जो संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहां के राजनीतिक पार्टियों के लिए यह जो है एक चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो वहां के पार्टी को लगता है कि हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे राज्य के जो लोग हैं, उसका रोजगार ये लोग खा जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर एक पूरे स्टेट में जो है कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाकर रोजगार पा सकता है, और अपने टैलेंट के बल पर परीक्षा देकर जो है वो लोग सरकारी नौकरियों में या फिर प्राइवेट में भी जो है प्रवेश लेता है। हाल ही में महाराष्ट्र भाषा चुनाव में यह देखने को मिला है कि एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ता हिंदी भाषियों, व्यापारियों और लोगों पर जो है थप्पड़ बरसाने का काम किया है, साथ में लोगों को एक अपमानित करने का काम किया है। तो एमएनएस जो पार्टी है उसको कहते हैं हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। यह पार्टी जो है शिवसेना से ही अलग हुआ था। 1 मार्च 2006 को मुंबई में राज ठाकरे द्वारा स्थापित किया गया था एमएनएस पार्टी का गठन। जो है उद्धव ठाकरे के साथ में मतभेद हुआ था, और उसी वक्त से जो है शिवसेना से एमएनएस पार्टी को अलग कर दिया गया, और तब से जो है एमएनएस पार्टी जो है अलग है, और साथ में मराठियों के लिए आवाज हमेशा उठाते रहता है। साथ में हम लोग यह भी देख सकते हैं कि एमएनएस पार्टी जब से गठन हुआ है तब से लेकर अब तक जो है लोगों और लोगों के बीच में भाषा का विवाद बनाए हुए रहता है, लोगों और लोगों के बीच में भाषा के आधार पर मतभेद करता है। साथ में हम यह देख सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक और वोट बैंक के लिए ही यह जो है एमएनएस पार्टी बार बार जो है भाषा विवाद को खड़ा करते रहता है। हालांकि ना ही मराठी कभी खत्म होगा हिंदी के जाने से, ना ही अंग्रेजी के जाने से। मराठी जहां का तहां ही रहेगा, और लोगों में जो भाषा का जो दर है वो बढ़ने का कारण है कि उत्तर भारतीय जो है रोजगार पाने के लिए कुछ वहां जाते हैं, और कुछ परसेंटेज में ऐसा भी है कि महाराष्ट्र के लोग जो है उत्तर भारत में भी आते हैं, जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्रों में। महाराष्ट्र भाषा विवाद बढ़ने के बाद एमएनएस पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जो दल है वो दोनों में गठबंधन देखने को मिला है, और जो अभी महाराष्ट्र के राजनीतिक दल है, जो जीता हुआ दल है, वो है बीजेपी और शिंदे का पार्टी। वो दोनों पार्टी के खिलाफ जो है एमएनएस और साथ में उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है साथ में काम करने का निर्णय लिया। तो चलिए इसके अलावा हम लोग यह देख लेते हैं किस प्रकार से महाराष्ट्र में किस कानून के तहत जो है सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाने को जो है अनिवार्य किया गया है। उस कानून का नाम है द महाराष्ट्र कंपल्सरी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मराठी लैंग्वेज इन स्कूल एक्ट 2020। इसके तहत जो है बचपन से प्रथम क्लास से जो है 10वां क्लास तक जो है सभी बच्चों को महाराष्ट्र में सभी सरकारी स्कूलों में जो है मराठी सिखाने के लिए जो है प्रतिबद्ध किया गया है इस एक्ट के तहत। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह खड़ा हो जाता है कि जो वहां पर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वहां पर जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वहां पर तो अंग्रेजी को आगे किया जाता है, और अंग्रेजी में जो बच्चे को जो है सिलेबस को पढ़ाया जाता है। तो जब बच्चा वहां से पढ़कर निकलता है और आगे जो बच्चे रहते हैं सरकारी विद्यालय के, वो लोग मराठी में पढ़े हुए रहते हैं, और जबकि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़े हुए रहते हैं, तो वहां पर भाषा विवाद फिर से देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार से जो कंपटीशन होता है उसमें भी जो है योग्यता को लेकर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के तहत शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया गया है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा का राजनीतिकरण किया गया है, और बच्चों के बीच जो है एक प्रकार के गैप तैयार किया गया है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में बच्चे यदि 1 से 10वां तक मराठी
भाषा में पढ़ेगा तो उसकी मराठी जो है ठोस हो गया, और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसका जो अंग्रेजी ठोस है। दोनों के बीच जो योग्यता है या फिर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर जो प्रतियोगिता होगा उसमें जो थोड़ा सा सरकारी विद्यालय में पढ़ा है मराठी में सिर्फ, उसकी जो है योग्यता थोड़ा थोड़ा जो है नीचे देखने को मिल सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से यह गैप जो है बच्चों के बीच में यह अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी सरकारी स्कूल में भी यह तीनों एजुकेशन पॉलिसी लागू होने का मतलब हुआ कि बच्चे वहां पर जो है एक क्षेत्रीय भाषा तो सीखेंगे ही 5वां तक, और हिंदी भाषा सीखेंगे, और उसके बाद अंग्रेजी भाषा भी सीखेंगे। 5वां के बाद जो है लैंग्वेज एक कोई चुना जा सकता है, जिसके तहत जो है वो अपने आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकता है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में जब कहीं पर कोई विवाद होता है, भाषा विवाद होता है, जाति विवाद होता है, तो यह ट्रेंड देखने को मिलता है कि, और यह ट्रेंड जो है जब सोशल मीडिया पर चलता है तो यह विवाद को और जो है आग देता है और इसको प्रेरित करता है। हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ट्विटर पर मराठी बोल जैसे हैशटैग जो है ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से 2022 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मराठी न बोले जाने पर भी जो है ट्रोल किया गया था, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी उत्तर भारत के लोग हैं और उसको मराठी बोला नहीं आता, तो हिंदी के कारण से जो है उसको ट्रोल किया गया। साथ में हम लोग देख सकते हैं जितना भी बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो सभी हिंदी भाषी या फिर और किसी भाषा के लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो सिर्फ उसको ऐसा कहना कि मराठी में ही आपको बोलना पड़ेगा तभी जाकर जो है आप रह सकते हैं। तो आज शुरू से ही मुंबई में जो बॉलीवुड है हिंदी भाषी लोगों के लिए फिल्में बनाता है और इतना बड़ा एक जो है इंडस्ट्री बना हुआ है, तो क्या उन लोगों को भी वहां से भगा देना चाहिए कि आप लोग जो है हिंदी मराठी में ही बात करो? यदि ऐसा होता है तो लोगों और लोगों के बीच में जो संस्कृति हमारा भारत का है, वो कई प्रकार की संस्कृति है, वो आपस में मिलने के लिए बाधा पहुंचाता है। यदि इस प्रकार की घटनाएं सामने आता है तो लोग धीरे धीरे जो है महाराष्ट्र को छोड़कर अपने अपने नगर जाने लगेंगे, और जो सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो लोग आपस में मिलते थे वो कम हो जाएगा, और ऐसा होने से जो है देश का विकास जो है धीमी पड़ सकता है। हम इसको भाषा बनाम रोजगार के रूप में भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र खास करके मुंबई में हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या जो है रोजगार में बढ़ते हुए जा रहा है, और जो मराठी बोलने वालों की संख्या है उसकी संख्या जो है रोजगार में धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां के राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर भी चिंतित रहते हैं। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि वहां के कॉल सेंटर, IT कंपनियां, मॉल्स, फिल्म इंडस्ट्री, सब जगह जो है हिंदी अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या जो है बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा जो है इसका नतीजा यह निकलता है कि मराठी भाषियों में जो है यह असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। मराठी भाषी नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं, यह भी एक प्रश्न उठता है। क्यों BPO में खास करके यूपी और बिहार के लड़के जो अधिक बढ़ते जा रहे हैं? जब ऐसा ट्रेंड रोजगार में देखने को मिलता है तो वहां के जो बच्चे हैं, वहां का जो युवा है, उसके सोच पर भाषा और राजनीतिक को हवा मिलता है। भाषा विवाद बढ़ने पर वहां पर सामाजिक जो है भेदभाव भी देखने को मिल जाता है। मुंबई में यदि किराए की मकान लेने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसके दीवार पर लिखा हुआ रहता है कि सिर्फ मराठी व्यक्ति को ही, मराठी स्पीकिंग व्यक्ति को ही जो है कमरा मिल सकता है। इस प्रकार से भेदभाव देखने को मिल जाता है वहां पर। उसके अलावा जो है स्कूल में भी बच्चों के साथ भेदभाव की शिकायतें आती है, क्योंकि जो मराठी लैंग्वेज का बच्चा है और जो उत्तर भारत के कोई बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में भेदभाव देखने को मिल जाता है। भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, ऐसा जो है हमारा संविधान के आर्टिकल भी कहता है कि भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं हो सकता है। उसमें से पहला आर्टिकल इस प्रकार से है, आर्टिकल 91 के आर्टिकल जो है 19 के क्लॉज 1A में यह लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों के पास में जो है यह फ्रीडम है बोलने का और अपने आप को व्यक्त करने का जो है फ्रीडम है। इसी प्रकार से राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, कई बार जो MNS के जो नेता हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा बयान देता है कि यहाँ पर जो है उत्तर भारतीयों को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के A में लिखा गया है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, लोगों के पास में यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं, किसी भी राज्य में वो जाकर जो है रोजगार पा सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस, लोगों के पास में यह अधिकार है कि वह कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी जो व्यापार कर सकता है किसी भी राज्य में जाकर। तो यह जो है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के A में लिखा गया है। साथ में इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 में यह लिखा गया है कि राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कोई भी लैंग्वेज चुने जाने का जो अधिकार है, साथ में कोई भी कल्चर जो है अपनाने का अधिकार है। यदि वहां के सरकार मराठी वहां पर यदि थोपता है लोगों पर, तो यह कहा जाएगा कि जो
एजुकेशन प्राप्ति का जो अधिकार है, साथ में कल्चर का जो अधिकार है, उसका हनन कहलाएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है कि लोगों के साथ में जो है लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म अपनाया जाए। इसका मतलब हुआ कि भाषीय आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव न हो, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है। अब हम इसके अलावा देख लेते हैं कि महाराष्ट्र भाषा विवाद में जो यह विवाद है, इसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने से मराठी भाषा विवाद का जो एक भेदभाव बना हुआ है, यह धीरे धीरे खत्म हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चों को यह अधिकार मिलेगा कि वो मराठी भी सीख सके, हिंदी भी सीख सके, साथ में अंग्रेजी भी सीख सके। इससे होगा फायदा क्या कि जो अंग्रेजी में बोलने वाले विद्यार्थी हैं या फिर वो किसी राज्य में जाता है उत्तर भारत के, तो वहां पर भी जो उसको बोलने में तकलीफ नहीं होगा। और इसके अलावा वो मराठी सीख ही रहा साथ में, और साथ में जो अंग्रेजी भी उसको सिखाया जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कोटा में भाषा आधारित भेदभाव ना हो, संवाद और समझ बढ़ना चाहिए, न कि संघर्ष बढ़ना चाहिए। लोगों के बीच में जो विवाद बढ़ते हुए जा रहा है, भाषा के आधार पर विवाद न, संघर्ष न बढ़े, लोगों के बीच में संवाद बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाषा संवाद करने की चीज है, समझ उत्पन्न करने की चीज है। तो भाषा को लेकर जो है संघर्ष नहीं देखने को मिले तो यह अच्छा रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वहां के सरकार को लागू करने देना चाहिए था, लेकिन अभी जो है फिलहाल इस पर रोक लगा दिया गया। महाराष्ट्र में जो भी लोग रह रहे हैं वहां पर कई भाषा के लोग जो है निवास करते हैं। वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी और भी कई लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या वहां पर मौजूद है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि एक बहुसंस्कृतिक लोग जो है महाराष्ट्र में रहते हैं। इसका अंदाजा केवल वहां के बाजार, स्कूल और सिनेमा घर देखकर नहीं लगाया सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो है मुंबई या महाराष्ट्र जो है सिर्फ सिनेमाओं के लिए ही प्रसिद्ध है, वहां कई भाषा बोलने वाले लोग भी जो है एकत्रित होकर रहते हैं। हम यह देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मिट्टी में कई भाषाएं मिला हुआ है। आप यह सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो मुंबई क्षेत्र है वहां पर सिनेमा जो है बॉलीवुड हिंदी में बनाया जाता है। उसके अलावा वहां पर जो है लोग रहते हैं मराठी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, असमिया, सभी लोग जो है वहां एकत्रित हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति को और मजबूत बनाया है, भारत के संस्कृति को, मुंबई खास करके। हम ऐसा कह सकते हैं कि मराठी कोई खतरे में नहीं है, लेकिन मराठी अस्मिता को बचाने के नाम पर लोगों के साथ में भेदभाव करना जो है बिल्कुल गलत है। हम कह सकते हैं आगे की भाषा जो है संस्कृति को और बल देता है, ना कि उसको कमजोर करता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप जो है लाइक कमेंट कीजिए और इसी प्रकार से कोई और मुद्दा आता है तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।